हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्लास के अंतर्गत आज प्रैक्टिस सेट 22 का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट 22 में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं खेल मनोविज्ञान, यानी खेल मनोविज्ञान से संबंधित आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, जो थांडाइक का या कोहलर है, पाउलो है, हिपोक्रेट्स, क्रेस्मर, सेल्डन, यानी इन लोगों से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू पैटर्न पे आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मेरा टैग लाइन, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, ओनली फॉर पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, मिलिए उन्हीं से जो मेरे विषय से रिलेटेड हो। तो आइए समय न गंवाते हुए हम आज प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रश्नों का जो शुरुआत हुआ है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। खेल मनोविज्ञान का खेल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑप्शन बी सही है, कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ को। ऑप्शन बी सही है, कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ को स्पोर्ट साइकोलॉजी का जनक या फादर उनको माना जाता है। बात करते हैं, खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ को माना जाता है। उन्हें अमेरिकी खेल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, यानी अमेरिकी खेल मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हम देखते हैं कि जो है ओवर ट्रेनिंग का परिणाम होता है, यानी हम कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, यहाँ पे समझने के प्रयास करते हैं। प्रदर्शन में गिरावट, यानी जरूरत से ज्यादा जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपका जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट आएगी, यानी अधिक प्रशिक्षण से शरीर और मन थक जाता है, जिससे प्रदर्शन गिर सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो विजुअलाइजेशन तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, मानसिक रूप से प्रदर्शन की कल्पना करने में किया जाता है। यानी कह सकते हैं जो विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग मानसिक रूप से प्रदर्शन की कल्पना करने के लिए किया जाता है। यहाँ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर बनाकर के अभ्यास करता है, यानी जिस भी खेल का खिलाड़ी है वो अपने दिमाग में उसकी तस्वीरें बना करके और उसको मतलब सोचता है, खेलता है, उसी को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन तकनीकी। देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि इंग्लिश नहीं आती है तो मत बोला करिए। रियल में हमारी इंग्लिश कमज़ोर है और मैं चाहता हूं कि भाई कहीं भी अगर आपको हमारी भावनाओं को समझिए। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा ना हो, आप समझने का प्रयास करिए, भावनाओं को समझिए, बहुत जज्बातों पे मत जाइए। ठीक है, मैं भी माना हूँ ह्यूमन एरर हो सकता है, अगर कहीं गलतियां आपको मिलती है तो ज़रूर कमेंट में करें, मैं उसे सुधारूंगा या आपसे सुझाव ले सकता हूँ। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। चलिए बात करते हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज किस नियम के भाग हैं। यहाँ पे बड़ा गंभीर, बहुत इजी भी है, बहुत कठिन भी प्रश्न है, जान लीजिए। लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज किस नियम के भाग हैं। यहाँ पे देखिए, ये सभी हमने उपयुक्त सभी एक ऑप्शन डाल दिया है कि तत्परता नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। हालांकि थांडाइक का ये तीनों नियम है, लेकिन पूछ रहा है लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज किसका नियम है, तो ये है ऑप्शन सी, ये अभ्यास नियम का भाग है। अभ्यास नियम का यह भाग है। यहाँ पे मैं बात करता हूं, उपर्युक्त तीनों नियमों को किसने दिया है, थांडाइक महोदय ने दिया। ये जो तीनों नियम है इसको किसने दिया है, थांडाइक ने दिए हैं। और वह रूपी अनुक्रिया या विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियम, तत्परता व अभिवृत्ति का नियम, जो सहचारी या साहचर्य स्थान परिवर्तन का नियम, ये सब भी थांडाइक का ही एक सिद्धांत है। तो यहाँ पे कुछ भी पूछता है तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं
कि हमारे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 22 तक आपको इस पीडीएफ बुक में आपको प्राप्त हो सकता है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसमें 1 से 7 तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसमें 7 से 21 यानी 22, ये 22वां चल रहा है, 22 सेट का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अगर इसे आपको प्राप्त करना है तो 9450850327 पे एक आप व्हाट्सअप करेंगे और मैं आपको बार कोड भेजूंगा और 75 रुपया आप पेड करेंगे, मैं आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। अगर किसी को जरूरत है तो संपर्क कर सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सकते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत भूख क्या है, यहां ध्यान रखिएगा। इजी वे में अब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाए, कुछ हमने बढ़ाया नहीं है। यहाँ पे रूल वही उन्हीं का है। हमने थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत जो भूख है, वो भूख क्या है इसमें, जैसे अभिप्रेरक मोटिव जिसको हम कह सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति, तो ऑप्शन ए सही है, अभिप्रेरक। ये है अभिप्रेरक, इसका उत्तर सही है आपका ए, अभिप्रेरक। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी बात कर लूं, इन तीनों का भी कोई मतलब होगा। जैसे पिंजरा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक, यहाँ पे जो पिंजरा है, बाहर जब खाना रखा रहता है तो खाना तो उसका लक्ष्य है, लेकिन उसको प्राप्त करने में पिंजरा क्या है, बाधक है। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन बी के लिए ये सही है। उल्टे सीधे पंजे मारने का प्रयत्न करना, जब बिल्ली लक्ष्य की तरफ ध्यान रखती है तो खोलना चाहती है, तो उल्टा सीधा जो पंजा मारती है उसी को हम कहते हैं प्रयास, यानी प्रयास उल्टे सीधे पंजे मारने का प्रयत्न करना। और पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाना, जो खाना उसका मछली के रूप में रखा हुआ है, तो पिंजरा बाहर निकल के मछली खाना, ये क्या कहेंगे, वो मछली का क्या है, लक्ष्य है। तो इस तरह से अगर आता है कि जैसे हमने यहाँ भूख की बात कर दिया है, तो भूख क्या है, अभिप्रेरक, मतलब उसको प्रेरित कर रहा है। लेकिन पिंजरा पूछ दिया, प्रयास पूछ दिया, लक्ष्य पूछ दिया, तो इसलिए मैं इसका भी डिटेल आपको दे दिया हूं। आइए हम देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, वो बिल्ली पे आधारित। किस पे आधारित है, वो बिल्ली पे, जो आपके घरों में घूमती है, लोग पालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चटकनी जिसको ये दबाती है, जब एक बार प्रयास करती है नहीं खुलता, खुल जाता है, फिर दोबारा प्रयास करती है, तो धीरे धीरे जो वह कम समय लगता है उसको खोलने में। तो ये बिल्ली अंदर है चटकनी, और जो समस्या है इसके लिए बॉक्स एक समस्या है। और यहाँ पे चूंकि भोजन रखा हुआ है, मांस मछली जो भी है, इसका महक इसको लग रहा है, लेकिन इसको कहाँ तक जाए, कैसे जाए, तो ये चटकनी है उसको दबाती है, तो संयोगवश खुल जाता है। फिर उसे भूखा करके बंद कर दिया जाता है, फिर तो इसको जानकारी हो जाता है, बस तुरंत रखिए, बस तुरंत दबाइए, खुल जाता है। यानी इसको पता चल गया, इसको दबाने से खुल जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी ये जब प्रयत्न करती है बार बार, तो वो कम समय में खुल जाता है पिंजरा। ये बिल्ली पे थॉर्नडाइक जी का ये विचार था। नेक्स्ट चलते हैं। सीखने में उद्दीपन अनुक्रिया या साहचर्य सिद्धांत किसने दिया था या किसने दिया है, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। कोहलर की भी बात आई है, पाउलो की बात आई है, हार्वर्ड स्पेंसर की बात है, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। कोहलर अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, जिसे जो गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछ दिया गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है, तो क्या बताएंगे, कोहलर ने दिया है। मैं बताऊं कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, इसको किस नाम से जानते हैं, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये पूछ दिया गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो किससे है, ये कोहलर से है। किससे संबंधित है, कोहलर से है। इनका पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है, द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी यह सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। यहां बात करते हैं पाउलो, जो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत
जिसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसे दिया किसने है? पाउलो ने दिया है। और हर्बर्ट स्पेंसर अतिरिक्त शक्ति, मतलब हम कह सकते हैं अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो चारों विकल्प का यहाँ पे मतलब कुछ न कुछ है। इसीलिए मैं एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को साधने का प्रयास करता हूं, कम समय में ज्यादा कुछ मिल जाए। थार्नडाइक के अनुसार गलत प्रयत्न को छोड़कर सही प्रयत्न की सीख लेना इनमें से क्या है? तो ऑप्शन आपका स्थिरता। थार्नडाइक के अनुसार गलत प्रयत्न को छोड़ करके क्या है? सही प्रयत्न की सीख लेना इनमें से क्या कहलाता है? तो स्थिरता। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स करें, यही मेरे लिए पुरस्कार है, बाकी कुछ पुरस्कार नहीं है। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि मेरे से लोग जुड़े हुए हैं और काम करने में मजा आता है। और अगर इसका तत्काल वीडियो चाहिए तो इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट, समय न गंवाते हुए। यहाँ पे देखते हैं, ये आपको पाउलो का हमने फिगर बना रखा है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत आता है तो कौन दिए हैं? पाउलो दिए हैं, जिसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? पाउलो का है। इसलिए हमने इस बात का भी यहाँ पे जिक्र किया है। कहा जाता है इसमें से क्या संबंधित है? इसमें से क्या संबंधित है? यहाँ पे हम बात करते हैं क्या संबंधित है? लार, घंटी, कृत्रिम उद्दीपन। तो स्वाभाविक है या ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखेंगे कि जब कुत्ता को भूखा रखा जाता है, खाना बाहर रखा जाता है, सुगंध से वह उसके लार टपकने लगते हैं। घंटी की आवाज आती है तो उसे पता चल जाता है मुझे खाना मिलने वाला, लार टपकने लगता। कृत्रिम उद्दीपन, यानी जो ये सब कुछ मतलब हम जानबूझ करके बार बार करते हैं। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा ये प्रक्रिया किया जा रहा है और उससे जांच पड़ताल किया जा रहा है। हनी कसर का मतलब पावलो रूस के रहने वाले यह मनोवैज्ञानिक के साथ साथ फिजियोलॉजिस्ट भी हैं। रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। यानी कह सकते हैं रूस का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से विद्वान है? तो पावलो। कौन है? पावलो हैं। तो बात करते हैं इनका सिद्धांत किस पे है? पावलो का तो कुत्ते पे है, थार्नडाइक का बिल्ली पे है। हालांकि ये सब आपके लिए बड़ा इजी है। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना है, यहाँ पे बेल रखा गया है, कुत्ते को भूखा बांध के रखा जाता है और इसका लार से इसका हम टेस्ट करते हैं कि इसकी लार बढ़ रही है, घट रही है। बात करते हैं यहाँ पे कोहलर की बात करेंगे। चिंपैंजी, बाघ, छड़ी, केला का संबंध इनमें से किससे है? चिंपैंजी, बाघ, छड़ी, केला का संबंध इनमें से किससे है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो वुल्फ गैंग कोहलर से है। किससे है? कोहलर से। ये है आपके सामने मिस्टर कोहलर महोदय, इन्हीं का यह सिद्धांत है। यानी हम कह सकते हैं इन सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत द्वारा सीखना। जो वुल्फ गैंग कोहलर का रहने वाले कहाँ के हैं? जर्मनी। यानी हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिए थे और रहने वाले जर्मनी के। इसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गेस्टाल्ट मैंने इसके पहले इसका जिक्र किया। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कोहलर के सिद्धांत, ये चिंपैंजी है और ये केला क्या है? टांग दिया गया है। यहाँ पे दो छड़ी है और यहाँ पे बिखरा हुआ बॉक्स है। तो एक दूसरे पे बॉक्स रख करके इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। केला इतना ऊपर होता है कि उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। एक छड़ी से प्रयास नहीं होता है। दूसरा छड़ी को उसमें फंसाने की ऐसी व्यवस्था होती है को धीरे धीरे फंसा लेता है और उसके बाद केले को क्या करता है? वह तोड़ लेता है और खा जाता है। इसलिए यहाँ पे स्वयं प्रकृति ने या हम कह मानव ने सब कुछ रख रखा है और इसके विवेक की बात है। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का इसका सिद्धांत है कि ये केले को एक दिन पा ही जाता है
और तुरंत कम समय में पा जाता है लगातार प्रयत्न करने के बाद। यहाँ पे बात करते हैं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, किसने कहा था? तो ऑप्शन बी है, गॉर्डन मर्फी ने कहा था। अरे सॉरी, एक मिनट, इरेजर, गेट्स ने कहा था, सॉरी, ऑप्शन ए सही, गेट्स ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बुद्धि के 3 प्रकार हैं, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, जिसमें सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ किस बुद्धि प्रकार के अंतर्गत आते हैं? देखिएगा, फंसाएगा, इस तरह से प्रश्न आएगा तो फंसाएगा, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, जिसमें सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? हम तीनों बुद्धि की भी बात करेंगे यहाँ पे, जो थॉर्नडाइक के विचार से है। देखिए, एक सामाजिक बुद्धि है, एक अमूर्त बुद्धि है और एक मूर्त बुद्धि है। ये तीनों बुद्धि हैं, ये तीनों बुद्धि है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ इस तीनों में से किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही है, अमूर्त। ये तीनों कलाकार जो किसमें आते हैं? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, यानी बुद्धि के प्रकार जो बताए वो थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। एक सफल नेता किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? एक सफल नेता तो किसमें आता है? एक सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। एक सफल व्यापारी किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भी पूछता है, तो इसलिए हमने आपको क्लियर कर दिया हूं यहाँ पे समझने के लिए कि कुछ अब स्पोर्ट साइकोलॉजी से ना बच पाए और ना फंस पाए आप। नेक्स्ट, खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ धारणा के प्रतिपादक हैं। कौन है? खेल इज लाइफ है, यानी हम कह सकते हैं इसके जो सही उत्तर है जॉन डीवी है। और सामाजिक धारणा के जो सोशल थ्योरी है अरस्तु। ये अरस्तु किसके हैं? ये सामाजिक धारणा के। और अतिरिक्त शक्ति धारणा, जिसको थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी बोलते हैं, तो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर एंड फ्रेडरिक वान सीलर, ये दोनों लोगों ने मिलकर के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को ज्यादा, अगर ये ऑप्शन ये दे दे, बी ऑप्शन दे दे, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जान लीजिए, क्योंकि दोनों ने एक्स्ट्रा एनर्जी सिद्धांत को दिया है। तो सामाजिक जो धारणा कौन सा दिया है? अरस्तु ने। तो इस तरह से हमने खेल जीवन के साथ 2 और भी आपको जोड़ने का हमने प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं, विश्वसनीयता की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग की जाती है? विश्वसनीयता की गणना करने के लिए जो स्प्लिट्स हाफ मेथड, रीटेस्ट मेथड या कुंडर रिचर्डसन मेथड, यानी ये ऑप्शन डी सभी है। यानी हम कह सकते हैं विश्वसनीयता की जांच करने के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ती है। विश्वसनीयता का गणना, यहाँ देखिएगा, बहुत अच्छी बात है, सहसंबंध के आधार पर की जाती है। अगर सहसंबंध 84 यानी 0.84 से ऊपर आए तो टेस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। पूछ दिया कि जो सहसंबंध कितना से अधिक आए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, तो 0.84 से सहसंबंध ऊपर आता है तो टेस्ट बहुत अच्छा कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मानक परीक्षण कितने बिंदुओं पर निर्भर करता है? मानक परीक्षण जो भी हम टेस्ट करते हैं वो कितने बिंदुओं पे? तो ऑप्शन डी सही है, 5 बिंदुओं पे। 500 बिंदुओं का हमने जिक्र कर दिया है। विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, नॉर्म और मानक, ये पांचों जो है मानक परीक्षण के बिंदु हैं और इन्हीं आधार पे मानक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं,
खेल के कुछ सैद्धांतिक धारणाओं की भी बात करते हैं। हालांकि मैं बात कही अतिरिक्त ऊर्जा, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे हमने देखिए तीन, यहाँ पे हार्वर्ड स्पेंसर ने दे दिया और फ्रेडरिक वान सीलर भी है। चूंकि अब चारों हैं तो इसमें हार्वर्ड स्पेंसर को लगाएंगे। अगर ये दोनों दिया होता, उसका ऑप्शन दोनों दिया होता ए और बी, तो दोनों को लगाते। यहाँ पे हार्वर्ड स्पेंसर को अतिरिक्त ऊर्जा यानी हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। हाँ, भविष्यदर्शी का धारणा किसने दिया था, कार्ल क्रूज ने दिया था। और खेल ही जीवन है, जॉन डीवी ने दिया था। प्ले इज लाइफ, जॉन डीवी ने, और भविष्यदर्शी की धारणा कार्ल क्रूज ने दिया था। और मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं भी एक सीनियर विद्यार्थी अपने आप को मानता हूं। अब मेरे से अगर कहीं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल होती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें और उस पर विचार करने का मतलब काम किया जाएगा। आपका सुझाव सराहनीय होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया हमें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि लोग यहीं से सीखते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ब्रह्मा है, हम भी अध्ययन करते हैं, हम आपको अध्ययन कराते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जीव कीड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीव कीड़ा एवं मानव कीड़ा पुस्तक के लेखक हैं तो कार्ल क्रूज हैं। यहाँ पे बात करते हैं जीव कीड़ा एवं मानव कीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल ग्रूस हैं। कार्ल ग्रूस हैं, इसके सही उत्तर है आपका कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट चलते हैं, जो लेजारस लॉर्ड केम्स तथा GTW पैट्रिक ने किस खेल के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यह है मनोरंजनात्मक, जिसको शिथिल धारणा बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। ये सारे लोग मिल करके मनोरंजनात्मक यानी खेल मनोरंजनात्मक की धारणा आप लोगों ने मिल करके प्रस्तुत किया है। सामाजिक धारणा किसने प्रस्तुत किया है, तो अरस्तु ने। सामाजिक धारणा किसने प्रस्तुत किया है, तो अरस्तु ने। किसने कहा खेल एक सामाजिक क्रिया है, ध्यान सुनिएगा, किसने कहा खेल एक सामाजिक क्रिया है जिसकी जड़ें निसर्गों मतलब जो प्राणी व्यवहार के मूल चालक होते हैं में स्थिर होती है, तो मैकडूगल ने कहा। किसने कहा, मैकडूगल ने कहा। और संज्ञानी धारणा के जनक कौन है, तो जीन पियाजे, यानी संज्ञानी धारणा किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया है। ऐसे मैं छोटे छोटे प्रश्नों के साथ कुछ जरूर ऐड करता हूं। व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रकृतियों, आवेगों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों या अनुभव द्वारा जो अर्जित बातों का योग व्यक्तित्व है, किसने कहा। बड़ा लंबा परिभाषा है, लेकिन कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मानस पटल से कुछ परिभाषाएं भी गुजर जाएं। तो जो मार्टिन प्रिंस है, आपने ही इतनी बड़ी परिभाषा को दिया है, मार्टिन प्रिंस ने इतनी बड़ी परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट, किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को एक साथ बताया, माइंड और बॉडी को एक साथ बताया, ऑप्शन बी सही है, अरस्तु। अरस्तु। थोड़ा सा बुद्धि की यहाँ बात कर लेते हैं, बुद्धि लब्धि 140 तथा इसके ऊपर है, तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि 140 है या उसके ऊपर है, तो उसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में उसकी गणना करते हैं। 120 से 140 है तो उसे प्रखर बुद्धि के अंतर्गत कहते हैं। 110 से 120 है तो तीव्र है, और 0 से 25 है तो जड़ है। 0 से 25 है सूर्य बाहु पर जड़ है, मतलब जड़ से अभी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। नेक्स्ट, यहां पे कह सकते हैं जो यार्केस डोडरसन लॉ यानी यार्केस डोडरसन नियम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही है, प्रेरणा और प्रदर्शन के संबंध से। प्रेरणा और प्रदर्शन के संबंध से। यहां पे देखते हैं जो यार्केस डोडरसन नियम तनाव और प्रदर्शन के बीच संबंध से संबंधित है। तनाव और प्रदर्शन के बीच से संबंधित है। इसे उल्टे यू वक्र के रूप में, उल्टे यू
उल्टे यू वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। अगर पूछता है कि उल्टे वक्र के रूप में किसे दर्शाया जाता है, तो यार्केस डोडरसन नियम को उल्टे यू के आकृति में इसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो मोटिवेशन शब्द का अर्थ, मोटिवेशन शब्द का अर्थ ऑप्शन सी से लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, ऑप्शन सी सही है। लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाली जो शक्ति होती है उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन वह आंतरिक बाह्य शक्ति है जो खिलाड़ी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, खिलाड़ी को लक्ष्य प्राप्ति के तरफ प्रेरित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्न आउट का मतलब क्या होता है? बर्न आउट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन शारीरिक और मानसिक थकान को हम बर्न आउट कहते हैं। बर्न आउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक और लंबे समय तक तनाव के कारण शारीरिक मानसिक थकान महसूस होती है, जैसे आपको यहाँ पे एक फिक में दिखाया गया है। ऐसे ही मानसिक शारीरिक थकान, आइए बड़े पर्दे पे आपको दिखाते हैं। ये बर्न आउट से ये मानसिक रूप से थकान है। देखिए कैसे बैठे हुए हैं। ये भी जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं ये भी कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से थके थके लग रहे हैं। बर्नआउट यही होता है। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेट्स का स्वभाव सिद्धांत किस सभ्यता से संबंधित है? हिप्पोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक है, ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो यूनानी सभ्यता से, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हिप्पोक्रेट्स प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे और उनका रस सिद्धांत, देखिएगा इनका कौन सा सिद्धांत है? इनका रस सिद्धांत यूनानी चिकित्सा का हिस्सा है। यूनानी चिकित्सा का रस सिद्धांत जो हिप्पोक्रेट्स का एक हिस्सा है। बात करते हैं आगे हम। हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? स्वभाव के आधार पे व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? हालांकि मैं यहाँ पे 4 बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा, हमने 3 ऑप्शन नहीं दिया है। जो बहुत अच्छे अच्छे बुकों में हमने देखा कहीं 3 भी दिया, कहीं 4 भी दिया, लेकिन जो राइट हमने देखा 3 दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पे मैं 4 लिखा हूँ, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे प्रेजेंट आप माइंड जरूर लगाएंगे। और मुझे विश्वास है कि बोर्ड अगर 3 पूछने का उसका मानसिकता होगा तो 4 ऑप्शन नहीं देगा, और 4 पूछने का उसका मानसिकता होगा तो 3 नहीं देगा, अगर अच्छा पेपर सेट करने वाला है तो। बात है कि 3 ही है, लेकिन जो चौथा है इनका, एक चौथा है जो डायप्लास्टिक जिसको बोलते हैं, वो डायप्लास्टिक जो है हिप्पोक्रेट्स नहीं, अभी दूसरे, हाँ 4 है यहाँ पे। देखिए अभी मैं बात करता हूं डायप्लास्टिक की। कफ प्रवृत्ति वाले, कफ प्रवृत्ति वाले हाँ, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न। हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 भागों में बांटा है। हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पे व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा है। पहला, कफ प्रवृत्ति वाले, कफ जिसको हम फ्लैगमैटिक कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैगमैटिक कहते हैं। काले पित्त वाले जिसको हम जो मेलाकॉलिक कहते हैं, मेलाकॉलिक कहते हैं। पीले पित्त वाले जिसको हम कोलरिक बोलते हैं, कोलेरिक बोलते हैं। और अधिक रुधिर वाले जिसको हम सैंग्विन बोलते हैं, अधिक रुधिर वाले। यानी हिप्पोक्रेट्स ने मानव स्वभाव के आधार पे 4 भागों में बांटा। ये चारों 2, 3 ये चारों का हमने आपको बता दिया ये कौन कौन से भाग में इन्होंने बांटा है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनसे संबंधित कौन सा स्वभाव नेतृत्व और ऊर्जावान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा स्वभाव नेतृत्व और ऊर्जावान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, कोलेरिक। कोलेरिक स्वभाव
पीले पित्त से संबंधित है। जो कोलेरिक स्वभाव है किससे संबंधित है? पीले पित्त से संबंधित है। और यह ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और नेतृत्वकारी व्यक्तियों को दर्शाता है। कोलेरिक ये दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम समय न गंवाते हुए। काले पित्त वाले, जिसको मेलांकोलिक बोलते हैं, स्वभाव वाले व्यक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऑप्शन सी सही है, चिंतनशील और ये गंभीर होते हैं। जो काले पित्त वाले लोग होते हैं वो चिंतनशील और गंभीर होते हैं, जिसे हम मेलांकोलिक स्वभाव, काले पित्त प्रधान होता है, जिससे व्यक्ति गंभीर, विचारशील और संवेदनशील बनता है। तो ये आपका जो चिंतनशील और गंभीर जो काले पित्त वाले से संबंधित है। बात करते हैं आगे। हिपोक्रेट्स के सिद्धांत में रक्त, ध्यान सुनिएगा, ये पूछता है रक्त, जिसको हम ब्लड से संबंधित स्वभाव को क्या कहते हैं? से संबंधित स्वभाव को क्या कहते हैं? अभी आपको बताए थे, सैंग्विन बोलते हैं उसको। ब्लड, अधीर रुधिर वाला जो नहीं बताए थे, सैंग्विन, यानी रक्त से संबंधित स्वभाव को सैंग्विन कहा जाता है, जो उत्साही, सामाजिक और आशावादी व्यक्तित्व को दर्शाता है। आशावादी व्यक्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेस्मर का शारीरिक वर्गीकरण। क्रेस्मर महोदय जी आपके सामने हैं, इनके शारीरिक वर्गीकरण का कुछ हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्रेस्मर के वर्गीकरण के अनुसार शारीरिक ढांचे को कितने भागों में बांटा गया है? शारीरिक ढांचे को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपका ये 4 है। ऑप्शन आपका ये 4 है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर पूछता क्रेस्मर के हिसाब से, तो रियल में मैंने बहुत अध्ययन किया तो 4 भी है, कहीं 3 भी है, लेकिन रियल में मेरे हिसाब से 3 है। लेकिन हमने भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे हमें ऑप्शन कोई और देना चाहिए। मान लीजिए हम ऑप्शन 1 दे देते हैं, उस 1 के हिसाब से हम 4 को सही मानेंगे। लेकिन बोर्ड आयोग जब प्रश्न ऐसा करता है तो 4 देगा तो 3 नहीं देगा, 3 देगा तो 4 नहीं देगा। तो आप अपने प्रेजेंट माइंड को ध्यान देखिएगा भाई, थोड़ा अपने विवेकशीलता का प्रयोग करिएगा। वो पूछना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें जो डाई प्लास्टिक है लास्ट वाला, तीनों का मिश्रण है। आइए हम बात करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम एक ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन सी सही है, 4। आइए आगे समझाते हैं हम। देखिए क्रेस्मर का जो शारीरिक वर्गीकरण है, हमने चारों को नाम दिया है, हमने 4 उत्तर दिए तो चारों को नाम दिया है। लेकिन जो यहाँ पे दिक्कत क्या है, पिकनिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है? गोलाकार होता है। ध्यान से देखिएगा, गोलाकार होता है। कैसे घुमाएगा आपको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ पे सबका समाधान बता रहा हूं। एथलेटिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है? तो सुडौलकाय। भाई किसी को एथलेटिक प्रकार है, सुडौलकाय नहीं प्रकार है। किसी को पिकनिक प्रकार है, गोलाकार नहीं प्रकार है। किसी को गोलकाय प्रकार है, उसको पिकनिक नहीं प्रकार। तो इसीलिए हमने गोलाकार के साथ पिकनिक जोड़ दिया है, एथलेटिक्स का सुडौलकाय जोड़ दिया है। और जो जिसको हम कह सकते हैं लिम्फोसोमैटिक, जिसको हम एस्थेनिक, जिसको हम लंबकाय, यानी हम इतने नामों से इसे जानते हैं। एस्थेनिक को लिम्फोसोमैटिक, एस्थेनिक, लंबकाय प्रकार के भी नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे जो डी प्लास्टिक है, डी प्लास्टिक को जो असंगतकाय बोलते हैं डी प्लास्टिक को। इन तीनों का एक मिश्रण है, इसीलिए कहीं कहीं आपको 3 और ऐसे 4 हमने परोस भी दिया 4। लेकिन इन तीनों का जो मिश्रण स्वरूप है, मतलब इस प्रकार के व्यक्ति में तीनों गुण पाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं विद्वानों में क्रेस्मर के शारीरिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है। और चौथा जो डिप्लास्टिक है, इन तीनों को ये चौथा अलग प्रकार नहीं मानता है, कहीं मानता है। इसलिए मैंने बताया कि बोर्ड भी गलती नहीं करेगा, 3 ऑप्शन देगा तो 4 नहीं देना चाहिए, 4 देगा तो 3 ऑप्शन नहीं देगा, 3 देगा तो 4 नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। इसलिए जो डिप्लास्टिक है, डायप्लास्टिक है, वो इन्हीं तीनों का मिश्रण है। या मानते हैं तो 4 है,
अगर मिश्रण को नहीं मानते हैं तो 4 है, मानते हैं तो 3 है। यहाँ पे आप वहां प्रेजेंट ऑफ माइंड पेपर के हिसाब से जरूर देखिएगा। क्रेस्मर के वर्गीकरण में लंबकाय, जिसको हम एस्थेनिक प्रकार की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ऑप्शन बी सही है, लंबा और पतला। मैं बहुत फास्ट इस क्लास को इसलिए नहीं ले रहा हूं, ये मनोविज्ञान है, विज्ञान मेरा खराब कर देता है, मन का विज्ञान खराब कर देता है अगर अच्छे से नहीं समझिए तब। पतला और लंबा शरीर जो एस्थेनिक होता है, जिसको हम लंबकाय बोलते हैं। लंबकाय प्रकार के व्यक्ति पतले, लंबे और कमजोर दिखते हैं। क्रेस्मर के अनुसार ये व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी से ये ग्रसित होते हैं, या ऐसे जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो लंबकाय व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति इस बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। मानसिक बीमारियों की ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं। मतलब अधिक है, सबको नहीं मैं बता रहा हूं, उसमें से ज्यादा लोग अगर जिस बीमारी से ग्रसित होते हैं, ये मानसिक बीमारी की ओर प्रवृत्त होते हैं, ये इस बीमारी से। इसलिए अगर कहीं पूछता है कि पतला, लंबा या लंबकाय लोग किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से ये ग्रसित होते हैं, ये बताने का हमारा थोड़ा सा आशय था यहाँ पे। क्रेस्मर के अनुसार गोलकाय, जिसको हम पिकनिक बोलते हैं, प्रकार के व्यक्ति किस मानसिक विकार से जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोलकाय व्यक्ति, ये गोलकाय व्यक्ति किस बीमारी से जुड़े होते हैं, तो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सही है, इस बीमारी से जुड़े होते हैं। इस तरह की बीमारी ऐसे लोगों में पाया जाता है जो गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इस तरह का गोलकाय प्रकार के व्यक्ति छोटे, मोटे और गोल। गोलकाय व्यक्ति कैसे, हाइट में छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है, गोल टाइप में, गोलटू टाइप में होते हैं, आकार के होते हैं, जो द्विध्रुवी विकार, जिसको मैनिक डिप्रेसिव से जुड़े होते हैं। ये सामाजिक और मिलनसार होते हैं, ये सोशल होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो इसमें लंबकाय की बात, गोलकाय की बात होगी। नेक्स्ट, क्रेस्मर के वर्गीकरण में सुडोलकाय, जिसको हम एथलेटिक्स बोलते हैं, सुडोलकाय, जिसको हम एथलेटिक प्रकार की विशेषता के अंतर्गत इनको रखते हैं। इसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये मांसल और मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, ये मांसल और मजबूत होते हैं। सुडोलकाय प्रकार के व्यक्ति मजबूत, मांसपेशियों वाले और एथलेटिक दिखते हैं। क्रेस्मर के अनुसार ध्यान देखिएगा, ये बीमारी वाला भी हम इसमें साथ, सुडोलकाय व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो ये मिर्गी जैसे बीमारियों से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों में अगर अध्ययन किया जाए कौन सी बीमारी है, तो बीमारी मिर्गी वाली बीमारी, सुडोलकाय एथलेटिक वाले व्यक्ति में मिर्गी जैसे, एप्लेसिया जिसको बोलते हैं, मिर्गी जैसी बीमारी होती है। आइए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं। एथलेटिक्स टाइप सुडोलकाय में किस मानसिक रोग की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, तो एपिलेप्सी। एथलेटिक टाइप्स के लोगों में किस तरह की बीमारी पाई जाती है, तो एपिलेप्सी। एथलेटिक्स टाइप के लोगों में एपिलेप्सी, जिसको हम बोलते हैं मिर्गी, एपिलेप्सी को मिर्गी बोलते हैं। दोनों बातें इसलिए कर दी है कि बहुत कुछ भाई बंधु नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए दोनों। क्रेस्मर के वर्गीकरण जो असंगत काय प्रकार, जिसको डायप्लास्टिक क्या दर्शाता है, हमने बताया था अन्य 3 प्रकारों का मिश्रण या असंगत होते। अन्य 3 प्रकारों का मिश्रण, जो तीनों की हमने बात किया है, मैंने ऐसे व्यक्ति तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं। इसलिए जो असंगत काय प्रकार उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अन्य 3 प्रकारों में फिट नहीं होते और मिश्रित या अनियमित शारीरिक संरचना रखते हैं।
मिश्रित मतलब मिला जुला, एकदम उसके जैसे नहीं होते हैं, लेकिन तीनों का कुछ गुण उसका भी मिलेगा, कुछ गुण उसका भी मिलेगा, कुछ गुण उसका मिलेगा, परफेक्ट किसी एक का नहीं हो सकते हैं। वो तीनों का मिश्रण इन ऐसे व्यक्ति में होता है जिसको डायप्लास्टिक बोलते हैं। विलियम्स एच शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो शारीरिक संरचना के आधार पे जो विलियम एच शेल्डन महोदय जी हैं वो 3 भागों में बांटे हैं, जैसे एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ। ये 3, यही तीनों है एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ। बात करते हैं और आगे यहां पे विलियम एच शेल्डन ने जो सोमेटोटाइप्स के अंतर्गत मानव शरीर को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। यहाँ पे थोड़ा हमने डिटेल कर दिया जाकि आपको वहां पे समझने का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाए। एंडोमार्फ कैसा व्यक्ति होता है? तो गोल, मोटा, नरम शरीर, सामाजिक और आराम पसंद स्वभाव का व्यक्ति होता है। कौन? एंडोमार्फ। यानी एंडोमार्फी वाले जो व्यक्ति गोल, मोटा, नरम शरीर, सामाजिक और आराम पसंद लोग किस कैटेगरी में आते हैं? तो एंडोमार्फ। नेक्स्ट मेसोमार्फ, मांसल, मेसो मजबूत, एम फॉर मांसल मजबूत, शरीर सक्रिय और आत्मविश्वासी। जो मजबूत होगा, मांसपेशियों से मजबूत होगा, स्वाभाविक है कि उनका जो कॉन्फिडेंस पावर, आत्मविश्वास ज्यादा होगा, इसी को बोलते हैं मेसोमार्फ। एक्टोमार्फ, एक्टो लंबा, पतला, शरीर संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव वाला होता है। एक्टोमार्फ पतला होता है, लंबा होता है, संवेदनशील होता है, अंतर्मुखी स्वभाव वाला होता है। तो शेल्डन के इन तीनों वर्गीकरण को हमने एक साथ रखने का प्रयास किया। बात करते हैं और आगे। यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया जो एक्टोमार्फ है, देखिए पतला है, लंबा है। यहाँ पे देखिए मेसोमार्फ, जिसको मजबूत, शक्तिशाली, आत्मविश्वास ऐसे व्यक्तियों के पास होता है। एंडोमार्फ जो मोटा हो, आराम, जो मोटा होगा आलस होगा, सोएगा भाई, आराम पसंद होगा, ये ऐसे लोग होते हैं जिसको हम एंडोमार्फ बोलते हैं, इसको मेसोमार्फ बोलते हैं और जिसको हम एक्टोमार्फ बोलते हैं। लंबा, पतला, दुबला, कमजोर, ऐसे ही लोग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। शेल्डन के अनुसार एंडोमार्फ शरीर का प्रकार कैसा होता है, मतलब एंडोमार्फ वाला व्यक्ति कैसा होता है, इसके हिसाब से हमने बताया है गोल और मोटा होता है। कैसा होता है? गोल और मोटा होता है, गोल और मोटा होता है। ये देखिए ना, एंडोमार्फ गोल और मोटा होता है। एंडोमार्फ तो गोल और मोटा होता है। एंडोमार्फ व्यक्तियों का शरीर गोल, नरम, मोटा होता है। ये वसा जमा करने की प्रवृत्ति रखते हैं और सामाजिक आराम पसंद स्वभाव के होते हैं। समाज में तो रहते हैं, आराम पसंद करते हैं, बड़ा काम नाम नहीं करते हैं। एंडोमार्फ 7-1-1, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछते 7-1-1 एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ से संबंधित है। ये हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। 7-1-1 जिनका शरीर गोल, नरम और वसा युक्त होता है, ऐसे खिलाड़ी ताकत, सहन शक्ति और स्थिरता वाले खेलों में लंबे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जहां लंबी दूरी दौड़ने की आवश्यकता कम और शक्ति या स्थिरता आवश्यकता अधिक होती है। यानी एंडोमार्फ के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन सी खेल खेलते हैं? तो 60 फुट, डिस्कस, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती और सूमो। पूछता है एंडोमार्फ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस खेल में रुचि रखते हैं या कौन सा खेल उनके बॉडी के हिसाब से ठीक होता है? तो 60 फुट, डिस्कस, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, सूमो कुश्ती, ये सब इनसे रिलेटेड
होता है। बात करते हैं और आगे नेक्स्ट, पेशी प्रधान संरचना जिसको मेसोमार्फ, मांसपेशी वाला मैंने बात किया, मेसोमार्फ जो सोमोटोटाइप का जो इन्होंने बनाया है, यह एक साथ एक व्यक्तियों की विशेषताएं, यानी प्रधान पेशी संरचना मेसोमार्फ व्यक्तियों की विशेषताएं क्या होती है? ये मांसल, मैंने बताया मेसो मांसपेशी मजबूत, यह मांसल ऊर्जावान और साहसी होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मेसोमार्फ व्यक्तियों के भारोत्तोलन, बॉडी बिल्डिंग, फुटबॉल, हॉकी और रग्बी जैसे खेल उपयुक्त है, क्योंकि सहन शक्ति और ताकत संयोजन मांगता है यह खेल, इसलिए जो मेसोमार्फ के लोग इस तरह के खेल खेल सकते हैं और ऐसे उनका व्यक्तित्व होता है, इन्हें एक साथ एक से भी संबोधित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शेल्डन सोमेटोटाइप जिसको एक एक साथ सिद्धांत के अनुसार एक्टोमार्फ व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? एक एक साथ सिद्धांत के अनुसार एक्टोमार्फ व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? तो शांत, अंतर्मुखी, आत्म जागरूक ऐसा व्यक्तित्व होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। एक्टोमार्फ व्यक्ति पतले, लंबे, कमजोर शरीर के होते हैं, उनका स्वभाव शांत, अंतर्मुखी और चिंतित होता है। जिम्नास्टिक, लंबी दूरी की दौड़, मैराथन, ऊंची कूद, तैराकी और लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए इस प्रकार का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सक्षम होता है ऐसे खेल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे प्रश्नों की तरफ। शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो टाइप सिद्धांत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो टाइप सिद्धांत। क्या कहा जाता है? टाइप सिद्धांत। शेल्डन का जो सिद्धांत जो शारीरिक संरचना और स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है, इसे टाइप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। टाइप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शेल्डन के सोमैटो टाइप चार्ट के आधार पर, यानी शेल्डन के जो सोमैटो टाइप का जो चार्ट है उसके आधार पे हम यहाँ पे कुछ आपको बताने वाले। इस गली में बहुत कठिनाई है, थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से ही आप जान लीजिए। जो बॉडी बिल्डर के लिए शेल्डन ने जो अंक निर्धारित किया है वो 1 7 3 किया है। फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए जो अंक निर्धारित किया है वो 4 7 5 किया है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए 1 4 7 किया है। इसमें एंड्योरेंस पावर को हाई लो जो अंक के 1 से 7 अंक शेल्डन ने पूछ दिया कितने से कितने अंक के बीच में इन्होंने अंकित किया है, तो 1 से 7 अंक के आधार पे शारीरिक और सोमैटिक जो सोमो टाइप के चार्ट के में इस तरह की बातें की हैं। 1 से 7 अंक के बीच वो अंकों की गणना करते हैं। आइए आगे चलते हैं। विख्यात मनोवैज्ञानिक युग भी कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे पढ़ने में जंग लगता है, जंग, और कहीं युग भी लिखा, कहीं जुग भी लिखा है। व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? यानी आपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जो व्यक्तियों का बंटवारा किया है शारीरिक रचना के आधार पे, तो सही है उत्तर 2। प्यास लग गई, लंबा क्लास हो गया। पंद्रह अगस्त के कार्यक्रम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। पीपीटी बना कर रखे थे लेकिन शूट नहीं करने का मौका मिल रहा था। 10 से ऊपर हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये जो 2 प्रकार का व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अतिरिक्त युग ने व्यक्तित्व को समझने के लिए
मनोवैज्ञानिक प्रकारों की एक प्रणाली भी विकसित की, जिसमें 8 प्रकार अगर आता है। युग ने मनोवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पे व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है, तो उसका उत्तर 8 है। शारीरिक आधार पे 2, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यही 8 है, जिसको हम बहिर्मुखी तार्किक, अंतर्मुखी तार्किक, बहिर्मुखी भावनात्मक, अंतर्मुखी भावनात्मक, बहिर्मुखी संवेदन, अंतर्मुखी संवेदन, बहिर्मुखी अंतर्जनन और अंतर्मुखी अंतर्जनन, इस तरह का कहीं लिखा हुआ बात आता है तो युग से संबंधित है। ये जान लीजिए 8 प्रकार की बातों का इन्होंने जिक्र किया, युग या जंग जिसको, या जुग। नेक्स्ट आते हैं जो स्प्रेंगर सिद्धांत, हालांकि पूछेगा नहीं, हम उसमें मैंने पढ़ रहा था तो इन लोगों का भी विचार आया था, हमने एक एक पेज में दे देते हैं, हो सकता कहीं, क्या पता बोर्ड भाई। स्प्रेंगर ने व्यक्ति को 6 मूल्य आधारित प्रकार में वर्गीकृत किया है, जो शारीरिक संरचना पर आधारित नहीं है, शारीरिक संरचना पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मूल्य और रुचियों पर आधारित है। पूछता है कि शारीरिक संरचना पे आधारित न होकर के व्यक्ति और मूल्यों के आधार पे आधारित है, किसका कथन है, किसका सिद्धांत है, तो स्पेंगर का सिद्धांत है। किसका है? स्पेंगर। यह है मूल्यों और रुचियों पर आधारित है, सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्य, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक, यही 6 प्रकार का इनका भाग है, जो हमने एक जिक्र कर दिया है शॉर्टकट में कि कहीं से अगर आता है तो फंसे ना। आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? तो आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो हैं, और प्लेटो ने शारीरिक शिक्षा की नींव सुंदर शरीर जैसे आदर्शों पर रखी है। यानी शारीरिक शिक्षा में सुंदर शरीर से संबंध कौन रखते हैं? तो प्लेटो। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक रूसो, यथार्थवाद के पितामह अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता, किसने कहा है? तो अरस्तु। यहाँ पे हमने इन सब का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया, जिससे कि किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू होता है, शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू होता है, तो प्रकृतिवाद। स्वाभाविक है, नेचर के हिसाब से आप जब से जन्म लेता है किसी न किसी प्रकार से वो खेलता है और शारीरिक क्रिया करता है, इसलिए हम उसको प्रकृतिवाद के भी नाम से जानते हैं। प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवाद जीन जैक्स रूसो, यानी प्रकृतिवाद के जो पितामह है कौन है? वह जीन जैक्स रूसो। अरे वही रूसो का नाम पूरा जीन जैक्स रूसो, कहीं आपको खाली रूसो देता है, इसलिए हमने नाम डाल दिया, कहीं जीन जैक रूसो दे दिया, आप कंफ्यूज ना हो, जीन जैक रूसो। आगे बात करते हैं, व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? व्यवहारवाद, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जिसको हम समाधान भी करते हैं। डायरेक्ट अगर चार्ल्स पियर्स का नाम आता है इसमें, तो चार्ल्स पियर्स को सही उत्तर मानेंगे। हालांकि इस ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर चार्ल्स पियर्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूं। व्यवहारवाद का प्रारंभिक सूत्रपात 19वीं सदी में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया था प्रारंभिक सूत्रपात, बेक इन बीज में। बाद में विलियम जेम्स और जॉन डीवी ने इसे लोकप्रिय और व्यवहारिक शिक्षा में लागू किया। फिर लास्ट में आता है, जॉन डीवी को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अगर चार्ल्स पियर्स न हो तो जॉन डीवी पे हम ऑप्शन लगाएंगे, चार्ल्स पियर्स न हो तो जॉन डीवी पे लगाएंगे, भले विलियम जेम्स हैं इसमें, लेकिन चार्ल्स पियर्स हैं तो हम चार्ल्स पियर्स पे। अगर ऐसे पूछता है, मतलब
व्यवहारवाद का जो प्रमुख प्रवर्तक शिक्षा के क्षेत्र में किसे माना जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जॉन डीवी। ओनली फॉर व्यवहार के जनकवाद कौन है? तो स्वाभाविक अगर चार्ल्स पियर्स का नाम है तो चार्ल्स पियर्स को ही हम बताएंगे। ये मनोविज्ञान है, थोड़ा सा मन के विज्ञान को डगमगा देता है और ह्यूमन एरर मेरे में भी आ सकता है। 125 क्वेश्चन का पेपर जो सेट होता है उसमें भी 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ह्यूमन एरर। ठीक, सत्य वही जो समक्ष है, सत्य वही जो समक्ष है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह यथार्थवाद। ऑप्शन बी सही है, यह यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। फिर आगे भी सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है, ये किसका सिद्धांत है? तो यथार्थवाद का है। कार्य और कारण का सिद्धांत का किसका मूल मंत्र है? तो यथार्थवाद। कार्य और कारण सिद्धांतवाद किसका मूल मंत्र है? यथार्थवाद का। और यथार्थवाद के पितामह कौन है? अरस्तु। हमने बार बार जिक्र इसलिए किया है कि जो आप भूले ना और आपको इसका ज्ञान कम समय में हो जाए। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल और नैतिकता और संयोगों पर नियंत्रण व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी सही है, जीन जैक्स रूसो, जिसको हम रूसो कहते हैं। और आगे चलते हैं, खेल का निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत, निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मैकडूगल। ऑप्शन सी सही है, मैकडूगल के द्वारा निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास से हमने थोड़ा सा ले लिया, ज्यादा हो रहा था। किसको मापा और तौला जा सकता है? दो चीजें हैं, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसको मापा जा सकता है? तो वृद्धि को, वृद्धि को, वृद्धि को, ग्रोथ को मापा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता योग्यता में उन्नत को क्या कहते हैं? अगर आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता योग्यता आपकी बढ़ रही है, उसमें उन्नत हो रही है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम विकास कहेंगे। जिंदगी भर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। कौन सी क्रिया किसी विशेष आयु सीमा के बाद रुक जाती है? तो वृद्धि। विकास जीवन पर्यंत अंतिम दिनों तक चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है, रुक जाती है। इसी को हमने वृद्धि और विकास की बात किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर एक बार मैं और कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब अगर करेंगे तो मुझे और ऊर्जा मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।